हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म IAS एकेडमी में। मैं आपका दोस्त पंकज सारस्वत एक बार लेकर आया हूँ आपके लिए हिस्ट्री के वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, और हिस्ट्री है क्या उसको समझने की हम लोग आज कोशिश करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो हिस्ट्री को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता हिस्ट्री में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। और हिस्ट्री इतना बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में, जिसको पढ़ने से पहले बच्चा बहुत ज़्यादा ये डर जाता है कि हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, कैसे आने वाली हैं, कैसे पढ़ना है। इन चीज़ों के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग सब बेसिक से समझते हैं कि एक्चुअल में हिस्ट्री है क्या, कितने पार्ट्स हैं, कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं, इसको एक बार समझते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री को बेसिकली 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। अब बहुत सिंपल तरीके से हम इसको समझेंगे। पहला जो पार्ट है दैट इज एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा जो पार्ट है दैट इज मेडिएवल हिस्ट्री, और तीसरा जो पार्ट है दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री। ये 3 पार्ट में दोस्तों हमने हिस्ट्री को डिवाइड किया हुआ है। अब तीनों पार्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कौन से पैटर्न इसके अंदर आते हैं, क्या क्या चीजें हमें इसके अंदर समझनी है, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। क्योंकि जब हम लोग एंशिएंट से मिडिएवल में ट्रांसफर होते हैं या मिडिएवल से हम लोग मॉडर्न की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें समझना पड़ता है कि ऐसी कौन सी घटनाएं हैं, ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जिसकी वजह से हिस्ट्री का पैटर्न प्रॉपर चेंज हो रहा है। क्योंकि कोई डेट ऐसे फिक्स नहीं है कि इस दिन तक हम लोग ये पढ़ेंगे, इस दिन से आगे हमारा मॉडर्न स्टार्ट हो जाएगा, या इस दिन से आगे हमारा मिडिएवल स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे उन घटनाओं पे फोकस करना है, उन इवेंट्स पे, उन एक्सीडेंट, उन इंसिडेंट्स पे फोकस करना है कि क्यों ये यहाँ से इधर ट्रांसफर हो रही है। तो जब हम लोग दोस्तों बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की, तो एंशिएंट हिस्ट्री को सबसे पहले समझने के लिए एक पैटर्न आप समझें कि एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत। एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन, यानी कि बहुत पुरानी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और बहुत पुरानी चीज़ों के अंदर बहुत पुराने जब हम लोग बातों को लेके आएंगे, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये जो हमारा देश है, भारत जो हमारा देश है, ये इसका स्टार्टअप हमें कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों एक कहानी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आपको एक कहानी एक बार में समझ में भी आएगी और आपको ये भी पता चलेगा कि इसके अंदर करना क्या है। जैसे हम बात कर रहे हैं दोस्तों 1853 की। अब 1853, हालांकि ये जो ईयर है बहुत पुराना नहीं है। जब हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इसके अंदर ये ईयर आता है 1853। 1853 ईयर है कहाँ का? मॉडर्न हिस्ट्री का। लेकिन इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे किससे? एंशिएंट हिस्ट्री के साथ, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही कनेक्शंस में आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, राइट। तो इसमें समझना आप कि 1853 को हम लोग एंशिएंट में क्यों लेके जा रहे हैं, उसमें क्या ऐसी चीजें आएंगी जो हमें वहां पे पढ़नी है। सबसे पहले 1853 में दोस्तों एक चार्टर एक्ट आया लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर। इसके अंदर बहुत सारी चीजें थी, बहुत डिफरेंट इसके अंदर पॉइंट्स रखे गए थे। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो जो हमें समझना है, दैट वाज द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे, कि रेलवे स्ट्रक्चर को इंडिया में कैसे डेवलप किया जाए। इन्होंने पास किया इस एक्ट को कि हमें इंडिया के अंदर रेलवे को डेवलप करना है। और जब इंडिया के अंदर रेलवे को डेवलप करने लगे, इंडिया के अंदर जब रेलवे को डेवलप करने की बात होने लगी, तो सबसे जरूरी इसके अंदर काम था कि रेलवे को डिजाइन करना, रेलवे स्टेशन बनाना, पटरियां बनाना, उसके एक नेटवर्क को प्रॉपर इंडिया के अंदर फैलाना। ये सारी की सारी चीजें इंडिया के अंदर चल रही थी। मीनवाइल इसके साथ साथ इंडिया के अंदर एक और चीज चल रही थी। हम लोग 1857 की तरफ आगे बढ़ रहे थे, जिसको आप लोग बोलते हैं फर्स्ट इंडिपेंडेंट रिवॉल्ट। हम इसकी तरफ भी आगे बढ़ रहे थे, दोनों घटनाएं साथ साथ चल रही थी। तो जब दोस्तों ये रेलवे के डेवलपमेंट की बात चल रही थी, रेलवे डेवलपमेंट के लिए जब ब्रिटिश की जो कंपनीज इसके लिए काम कर रही थी, ब्रिटिश की वो कंपनी जो रेलवे स्ट्रक्चर को इंडिया के अंदर डेवलप कर रही थी, उन कंपनीज को जो काम दिया गया। और जब वो ये काम कर रहे थे, तो काम करते करते उनके पास शॉर्टेज हुई ब्रिक्स की, उनके पास शॉर्टेज होगी किसकी? ईंटों की। ईंटें उनके पास खत्म हो गई। और जब उनके पास ईंटें खत्म हुई, तो उन्होंने इस चीज की रिपोर्ट भेज दी। इसकी रिपोर्ट उन्होंने भेजी किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये रिपोर्ट भेजी गई कि हमारे पास ब्रिक्स की, हमारे पास ईंटों की शॉर्टेज है, तो उस शॉर्टेज को कंप्लीट किया जाए। कंपनी ने बोला इट्स ओके, हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपकी शॉर्टेज को पूरा करने। मील वाइल आप एक काम करो, थोड़ी सी कोशिश कर लो अपनी तरफ से, इधर उधर ट्राई करो, क्या पता किसी गांव में कुछ मिल जाए। तो यहाँ पे क्या किया कि ये जो कंपनी रेलवे को डेवलप करी थी, इन्होंने कुछ गांव के अंदर माइग्रेशन स्टार्ट किया, कुछ गांव के अंदर इन्होंने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया। उस मूवमेंट में क्या था, जब इन्होंने एक गाँव को अप्रोच किया तो इन्होंने देखा कि गाँव के जो घर हैं वो जिन ईंटों से, जिन पत्थरों से बने हुए हैं, वो उनको देख के ऐसा लगता है कि बहुत पुराने टाइम के पत्थर हैं। तो दे अप्रोच दैट विलेजर्स कि आपके पास ये स्टोन से, आपके पास ये ईंटें आई कहाँ से। तो विलेजर्स ने उनको हिंट किया कि जी यहाँ पे पास में ही कुछ 1 किलोमीटर पे एक बड़ा सा तालाब था, हमने उसको खोदते गए, उसके अंदर हमें ईंटें मिलती गई, हमें जितनी चाहिए होती है हम वहाँ से उठा के यहाँ पे ला के इसको अपने घर में यूज कर लेते हैं। इस कंपनी ने उस तालाब
उस जगह का इन्वेस्टिगेशन किया, वहां पर जाकर पता चला कि ये जो इसमें से खोद खोद के निकाले हैं, कोई 2-3 मकान नहीं है इस गड्ढे के अंदर, यहाँ पे पूरे के पूरे नगर बसे हुए हैं। तो सेम चीज की रिपोर्ट कंपनी ने वापस से कंपनी को भेज दी। वो कंपनी जो रेलवे को डेवलप कर रही थी, उसने यही सारे के सारे रिपोर्ट किसको भेज दी, ब्रिटिश कंपनी को भेज दी कि इस तरीके से हमें यहाँ पे कुछ ऐसा मिला है जिससे कुछ हम लोग कह सकते हैं कि इट्स अ डिपार्टमेंट ऑफ द आर्कियोलॉजिकल, यानी कि इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। और उसी टाइम पे इंडिया के अंदर 1857 का रिवॉल्ट चल रहा था। सभी मेजर नॉर्थ इंडिया के अंदर ये जो रिवॉल्ट था, ये जो 1857 की क्रांति थी, ये बहुत ज्यादा बड़े रूप से यहाँ पे चल रही थी। और यहाँ पे इस क्रांति के चलते चलते क्या होता है कि यहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो जाता है। सत्ता परिवर्तन यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो जाता है और यहाँ पे रूल किसका स्टार्ट हो जाता है, क्राउन का रूल इंडिया के अंदर स्टार्ट हो जाता है। क्राउन का रूल स्टार्ट हो जाता है, क्राउन यानी कि गवर्नमेंट का शासन चलता है। तो सेम रिपोर्ट गवर्नमेंट पढ़ती है, जो इनके पास जो रिपोर्ट आई होती है उसी रिपोर्ट को गवर्नमेंट पढ़ती है। और जब गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को पढ़ती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, सबसे पहले 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का निर्माण होता है। और इनको ये टाइम काम दिया जाता है कि आप एक काम करो, आप एक बार ट्राई करो और देखो कि इंडिया के अंदर ऐसी क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं जिससे आप इंडिया की और भी डिटेल हिस्ट्री को जान सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसका निर्माण, जिसका गठन जो है दैट इज हैपनिंग इन द ईयर ऑफ 1861। और साथ साथ ही एक चीज और निकल के आती है कि जब ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे अपना काम करता है तो इनको 1863 में तमिलनाडु का एक गांव है जिसका नाम है पल्लवरम। तमिलनाडु का एक गांव है जिसका नाम है पल्लवरम। पल्लवरम गांव के अंदर इनको एक हैमर मिलता है। क्या मिलता है इनको, एक हैमर। हैमर यानी कि एक हथौड़ा, हथौड़ा मिलता है। और इस हथौड़े पे जब ये रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो ये जो बेसिकली जो हथौड़ा है, ये वो हथौड़ा नहीं है जो आप सोच रहे हैं, वो हैमर नहीं है कि लकड़ी और लोहे का बना हुआ है। ये हथौड़ा है सारा का सारा किसका, ये बना हुआ है दोस्तों स्टोन का, पत्थर का एक हथौड़ा ये बना हुआ है। और जब इस पत्थर की एज निकाली गई बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो पता चलता है इस पत्थर की एज लगभग 10 लाख से 25 लाख साल पुरानी है। तो इससे आइडिया लग जाता है कि इंडिया के अंदर एक सिविलाइजेशन थी, कुछ लोग रहते थे जो कम से कम 10 से 25 लाख साल पुराने एक सिविलाइजेशन के लोग इंडिया के अंदर रह रहे थे। इसका मतलब इंडिया कोई एक ऐसी कंट्री नहीं है जो हाल ही में बनी हो, जिसको अभी रिसेंटली हम लोगों ने डिस्कवर किया तो हमने इसको स्टार्ट किया होगा। इंडिया इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। इससे पहले दुनिया के अंदर दोस्तों 3 सिविलाइजेशन को ये लोग पढ़ते थे। एक तो थी मेसोपोटामिया, दूसरी थी इजिप्ट, तीसरी थी चाइना और चौथी को हम लोगों ने बोला गया इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस तरीके से आप एक चीज को समझिए कि प्रकार से कि एंशिएंट हिस्ट्री भी कनेक्ट हो जाती है अपने आप को मॉडर्न हिस्ट्री के साथ। तो जब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमें इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा प्री हिस्टोरिकल एज। क्या पढ़ना है हमें इसके अंदर, प्री हिस्टोरिकल। प्री हिस्टोरिकल एज के अंदर हमें स्टोन एज भी पढ़ना है, आयरन एज भी पढ़ना है, ब्राउन्ज एज भी पढ़ना है। ये सारी की सारी चीजें हमारी प्री हिस्टोरिकल एज में आ जाती है। सबसे पुराना आपका रहेगा स्टोन एज। थोड़ा सा जब डेवलपमेंट लोगों के अंदर आएगा तो दे विल स्टार्ट द यूज ऑफ द ब्राउन और उसके बाद धीरे धीरे करके दे विल स्टार्ट द यूज ऑफ द आयरन। और जब ये आयरन का यूज स्टार्ट करेंगे तो जब ये आयरन एज आ जाएगा इसके अंदर तो आयरन जो दोस्तों ये शब्द है इसको ग्रीक लैंग्वेज में इसको बोला गया है कल और इसका नाम पड़ गया वहीं से कलयुग। यानी कि आयरन एज का मतलब है कि कलयुग, कलयुग यानी कि लोहे का युग। आयरन को यहाँ पे लोहा बोला जाता है और आयरन को ग्रीक लैंग्वेज में कल बोला जाता है। तो कल युग स्टार्ट हो गया, लोहे का युग स्टार्ट हो गया। तो ये चीजें हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिकल एज के अंदर। प्री हिस्टोरिकल में किस तरीके से ब्राउन स्टोन एज था, उसमें किस प्रकार के लोग रहते थे, कैसा उनका डेली का रूटीन होता था, कैसे खाते थे, किस किस चीज की नॉलेज थी, उन चीजों के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन सोर्स हमारे पास इकट्ठे होंगे उसके हम लोग बात करेंगे। साथ साथ इसमें एक चीज और दोस्तों आपको समझना है कि प्री हिस्टोरिकल एज के अंदर या हम लोग जब एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली हमें क्या लेके चलना है, इसमें हमारी रहेंगे दोस्तों स्टोरीज, स्टोरी। और जिन जिन स्टोरी का हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास प्रूफ है, ये चीजें मिलकर बनाती हैं एंशिएंट हिस्ट्री। स्टोरी प्लस एविडेंस इज इक्वल टू एंशिएंट हिस्ट्री। अब यहाँ पे एविडेंस क्या क्या हो सकते हैं, एविडेंस के बारे में एक बार यदि हम चर्चा करेंगे तो एविडेंस में दोस्तों एक तो हो जाएगा आपका हार्ड कोर एविडेंस। जैसे मैंने पल्लवरम में पाया हुआ एक हथौड़े के बारे में आपको जानकारी दी, इसको बोलते हैं हार्ड कोर एविडेंस। ठीक है, कुछ हमें इसके अंदर मिल जाएंगे दोस्तों इंस्क्रिप्ट्स और इसके अलावा एविडेंस मिलेगा दैट विल बी टेक्स्ट।
तो ऐसे बहुत सारे हमें यहाँ पे प्रूफ मिलते रहेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसे मिलती रहेंगी। तो जिन जिन कहानियों का हमारे पास एविडेंस रहेगा उन सबको हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के साथ साथ पढ़ते रहेंगे। और इसके अलावा हमें इसमें और क्या पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री? एक तो हो गया दोस्तों प्री हिस्टोरिकल एज, जिसके अंदर डिफरेंट पैटर्न्स रहेंगे पढ़ने के लिए। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर आ जाएंगे आर्यंस। आर्यंस कहां से आए, कौन थे, कैसे उन्होंने काम किया। उसके बाद हम लोग यहां पे पढ़ेंगे वैदिक एरा। वैदिक एरा के बाद पोस्ट वैदिक एरा। तो जब हम लोग दोस्तों वैदिक एरा और पोस्ट वैदिक एरा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यहां से हमारा एक चीज स्टार्ट हो जाता है। वो चीज हमारी क्या है, यहाँ पे हमारा टेक्स्ट एविडेंस स्टार्ट हो जाता है। इन स्क्रिप्ट्स के साथ साथ हमारे टेक्स्ट एविडेंस, यानी क्योंकि वेद भी लिखे ही गए थे तो यहाँ पे हमें लिखे हुए प्रूफ मिलना स्टार्ट हो जाते हैं हमारे हिस्ट्री को लेके। ठीक है, उसके बाद वैदिक एरा के बाद हमारा बुद्धिज्म और जैनिज्म स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ हम महाजनपद काल। महाजनपद दोस्तों इंडिया के अंदर टोटल हुआ करते थे 16, इसको हम लिखते हैं 14+2, इसलिए क्योंकि आज की डेट में 14 जो है वो इंडिया में है और 2 जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है। महाजनपद के अंदर दोस्तों सबसे स्ट्रॉन्ग जो महाजनपद था उसको बोला जाता था मगध, और जब मगध महाजनपद खत्म हो जाएगा तो उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा मौर्यंस के टाइम पे या महाजनपद मगध के टाइम पे किस प्रकार से बौद्धिज्म का और जैनिज्म का प्रमोशन हुआ, किस प्रकार से इनके नए नए इवेंट्स हुए, कौन से इसके अंदर टेक्स्ट लिखे गए और किस किस राइटर ने वो टेक्स्ट लिखे, ये हमारा आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री दोनों को कनेक्ट करता है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग समझेंगे। और मौर्यंस के बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक इसके अंदर रहता है वो रहता है गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता। तो दोस्तों ये एक सिनेरियो था हमारा किस चीज का, एंशिएंट हिस्ट्री का। इस प्रकार से हमारा एंशिएंट हिस्ट्री पूरा का पूरा डिजाइन है जो पूरे के पूरे एक इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आता है कि किस प्रकार से इंडिया में प्रूफ मिलना है, एविडेंस मिलना है स्टार्ट, जो कहानियां हम लोगों ने सुनी थी किस प्रकार से वो सारी की सारी कहानियों के प्रूफ हमें मिलते हैं और हमने उसको एंशिएंट एक उसको सीरीज में कन्वर्ट करके हमने उसको एंशिएंट हिस्ट्री का एक पार्ट बना दिया। उम्मीद कर रहा हूं आपको एंशिएंट हिस्ट्री का ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग मिडिएवल हिस्ट्री की। अब बात करते हैं मिडिएवल हिस्ट्री। तो दोस्तों जब हम लोग मिडिएवल हिस्ट्री की बात करते हैं तो अगेन उसी पॉइंट पे हम लोग वापस आते हैं कि हिस्ट्री में ऐसा क्या हुआ था कि हम लोग एंशिएंट से मिडिएवल पे कन्वर्ट हो गए, यानी कि हम लोग पोस्ट गुप्ता के बाद हमने उस चीज को जब आगे बढ़ाया तो हमने उसको एंशिएंट में ही क्यों नहीं रहने दिया, हमने उसको मिडिएवल में क्यों शिफ्ट किया। इसके पीछे कारण ये है कि मिडिएवल हिस्ट्री की बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक एज डाल दी। इसको हम लोग 712 से अलग अलग जगह पे इसका एक सिस्टम रहता है, कई जगह पर 1707 और कई बार इसको 1857 तक हम लोग पढ़ते हैं। मिडिएवल हिस्ट्री को 712 से लेके 1707 या 1857 तक क्यों है ये 2 साल कंफ्यूजिंग, वो मैं अभी आपको, कई बच्चे इस पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कहां से कहां तक इसको समझे, वो अभी आपको समझा देंगे कैसे रहा। तो यहाँ पे हमने इसको एक एज फ्रेम में डाल दिया कि यहां से लेके यहां तक मिडिएवल हिस्ट्री का पीरियड रहेगा। और वो एज फ्रेम हमने इसलिए डाला, वो इवेंट जो हुआ इंपॉर्टेंट, वो इवेंट दोस्तों ये था कि 712 में इंडिया के ऊपर पहला सक्सेस अरब इन्वेंशन हुआ, पहला सक्सेस अरब अटैक हुआ। इससे पहले भी कई बार कोशिशें हो रही थी एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम पे। दोनों में बेसिक फर्क यह है कि एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम पे हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं का शासन ज्यादा रहा, कई बार बाहर से कईयों ने कोशिश करी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम है दैट इज द अलेक्जेंडर, कईयों की कोशिश रही लेकिन वो कामयाब नहीं रहे। और यहाँ पे 712 में क्या होता है कि वो एक कामयाब अटैक इंडिया के ऊपर हो जाता है। अब ये क्योंकि एक कामयाब अटैक है, सक्सेसफुली एक रास्ता खुल गया इंडिया और अरब के बीच का, तो उस रास्ते को खुलने के बाद बहुत सारे अरब, टर्की, मंगोल, क्योंकि पूरे मिडिएवल हिस्ट्री के अंदर हमारे इंडिया के ऊपर 3 जगह से दोस्तों अटैक होता है, दैट इज कॉल्ड ATM, अरब, टर्की, मंगोल। तो जगह जगह से समय समय पर भारत के ऊपर अटैक होते रहे, उनके अलग अलग पर्पस थे भारत पर अटैक करने के। उस पर्पस को एक बार समझ लेते हैं, वो पर्पस क्या था। जब हम लोग 712 से मिडिएवल हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और सिंपल पार्ट है A, B, C। एक पार्ट के अंदर दोस्तों हम लोग रखते हैं लूट, कि इंडिया को जो लोग लूटने के लिए, जिनका पर्पस था इंडिया को पहले लूटना है। बी पार्ट के अंदर हम लोग रखते हैं दोस्तों दिल्ली सल्तनत, और सी पार्ट के अंदर हम लोग इसमें रखते हैं मुगल्स।
अब दोस्तों मुगल्स जो हैं वो दो पार्ट में समझ में हमें आने चाहिए, एक तो होता है मुगल्स, एक होता है पोस्ट मुगल। तो वो जो कंफ्यूजन है 1707 या 1857 वो यही है, वो समझाएंगे अभी क्या है। तो ए पार्ट के अंदर हमने रखा लूट, बी पार्ट के अंदर हमने रखा सल्तनत काल, और सी पार्ट में हमने रखा मुगल और पोस्ट मुगल। ये दोनों चीजें हम लोग साथ साथ यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले इंडिया के अंदर जो लूटने के लिए आएंगे वो तीन सबसे इंपॉर्टेंट नेम है जो हमें पढ़ने। नंबर 1 इज मोहम्मद बिन कासिम, सेकंड महमूद गजनवी, और थर्ड मोहम्मद गौरी। ये तीन नाम है दोस्तों जो इंडिया में इंपोर्टेंटली हमने लूट में रखे हैं, यानी कि जिनका पर्पस इंडिया को सिर्फ और सिर्फ लूटना था। और उसके बाद इंडिया के अंदर स्टार्ट हो जाएगी डायनेस्टी, उसके बाद इंडिया की सल्तनत स्टार्ट हो जाएगी दिल्ली की। और दिल्ली सल्तनत के अंदर विभिन्न विभिन्न जो है वो वंश रहेंगे, विभिन्न विभिन्न जो डायनेस्टी है वो रहेंगी। जैसे सबसे पहले इसमें आएगी स्लेव डायनेस्टी, स्लेव यानी कि गुलाम वंश। अब क्योंकि ये लूट है और टोटल 712 से 1707 तक हमें पढ़ना है, तो लूट के अंदर दोस्तों रहेगा 712 से 1206 ईस्वी तक का समय काल। बी पार्ट सल्तनत में दोस्तों रहेगा 1206 से 1526 का काल, और मुगल्स में रहेगा 1526 से 1707 या 1857। इस तरीके से दोस्तों मिडिवल हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। अब ए पार्ट के अंदर जो ये बिन कासिम है, गजनवी है, गौरी है, इंडिया में क्यों आ रहे हैं, इनका क्या पैटर्न था, क्या इनको ऐसी नीड थी कि इनको अपने सारे काम छोड़ के इंडिया की तरफ आना पड़ा, और स्लेव डायनेस्टी किस सेंस में स्टार्ट होती है। स्लेव के बाद चलती है खिलजी, खिलजी के बाद आ जाते हैं तुगलक, तुगलक के बाद दोस्तों आते हैं सैयद, और सैयद के बाद आ जाते हैं लोधी। और लोधी डायनेस्टी दोस्तों लास्ट है, क्योंकि 1526 में एक फिर से बड़ा इवेंट होता है। जैसे मैंने बोला कि जब भी इतिहास इधर से उधर कभी ट्रांसफर होता है, ए पार्ट से बी पार्ट में भी अगर ट्रांसफर हो रहा होगा तो भी एक बड़ा इवेंट होगा। जब ये एंशिएंट से मिडिवल पे ट्रांसफर हुआ तो भी एक बड़ा इवेंट था। अब ए से बी में ट्रांसफर हो रहा है तो भी एक बड़ा इवेंट होगा। इवन बी से सी में ट्रांसफर होगा तो भी एक बड़ा इवेंट होगा। तो ए से बी में ट्रांसफर जब हो रहा था उसका बड़ा इवेंट ये था कि 15 मार्च 1206 मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है, जिसके बाद दिल्ली में स्लेव डायनेस्टी एक वंश स्टार्ट हो जाता है, दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाती है। सेम 1526 दोस्तों ये फर्स्ट पानीपत का बैटल है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है, इसके अंदर लोधी डायनेस्टी हार जाती है और मुगल अपना एक शासनकाल स्टार्ट कर देते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था। और उसी प्रकार से 1707 या 1857 तक इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि 1707 सबसे पहले इसको समझिए, सबसे पहले इसमें आएगा बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां का बेटा औरंगजेब, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। अब की जो डेथ है दोस्तों वो 1707 में हो जाती है। यहां तक जो मुगल्स हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग मुगल्स हैं, एक से एक स्ट्रॉन्ग है, जिनके इवेंट्स बहुत बड़े हैं, अच्छे अच्छे, ये आर्ट्स एंड कल्चर को प्रमोट करते हैं। कईयों के टाइम पे आर्किटेक्ट जो होता है वो गोल्डन एरा होता है, किसी के टाइम पे आर्ट एंड कल्चर जो होता है वो गोल्डन एरा होता है। तो ये सारे के सारे जो बैटल्स भी लड़ रहे हैं मुगल, और ये आर्ट एंड कल्चर को भी साथ साथ प्रमोट करते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि औरंगजेब की जब डेथ होती है तो इसकी एज होती है 89 ईयर्स, और ये अपने मरने से पहले अपनी सीट नहीं छोड़ता, यानी कि अपने मरने से पहले अपने आप को सुल्तान बना के ही रखता है, अपने पद से अपने आप को नहीं हटाता। इसका कारण क्या होता है, जब इसकी डेथ हो जाती है तो इसके बेटे, इसके जो जनरेशन है, बच्चे हैं, वो फिर इसके मुगल सल्तनत को आगे लेके चलते हैं। और प्रॉब्लम ये थी कि जब इसका बेटा बहादुर शाह करता है आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, तो उसकी खुद की एज उस टाइम पे, तो 65 ईयर्स, यानी कि एक ऐसी एज में वो उस टाइम पे सुल्तान बनता है जो ऑलमोस्ट एक बुढ़ापे में काफी आगे जा चुका है। और दूसरी प्रॉब्लम इसके टाइम पे ये होती है कि बहादुर शाह जब इस सल्तनत को आगे बढ़ाता है उसी टाइम पे हिंदुस्तान के अंदर मराठा अपने पीक पे होते हैं। मराठा सल्तनत बहुत ऊपर और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली आगे बढ़ती है और सभी चीजों पर, पूरे डेक्कन इंडिया को वो अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश भी करती है, और बहुत बड़े हद तक वो डेक्कन इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया को अपने कैप्चर कर लेती है। और मराठा के साथ साथ यहाँ पे एक चीज और चलती है, दैट इज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एक तो क्या है कि ये जो औरंगजेब के बाद है, उसके बाद कोई भी सुल्तान, एक भी सुल्तान मुगलों में ऐसे नहीं रहा जिसने स्ट्रांगली, मजबूती के साथ किसी का सामना किया हो।
वो सारे के सारे अपने आप को मान के बैठे थे कि हमारे बस की नहीं है, वी आर द वीक मुगल्स, राइट। और उसी जगह पे जब ये वीक अपने आप को मान चुके थे, उसी टाइम पे मराठा कंपनी और ब्रिटिश जो मराठा सल्तनत और ब्रिटिश कंपनी ये अपने पीक पर पहुंचने लगी थी, आगे बढ़ने लगी थी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि मुगल जो हैं वो 1707 यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, अपने डिक्लाइन की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। ये था दोस्तों आपका डेफिनेशन या डिटेल्स इंट्रोडक्शन ऑफ मिडिवल हिस्ट्री। अब बात करते हैं हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की। तो दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री को भी हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर दोस्तों हम लोग यहां पर रखते हैं यूरोपियन कंपनीज, और पार्ट बी के अंदर हम लोग रखते हैं फ्रीडम मूवमेंट। ये दो पार्ट में हमारी मॉडर्न हिस्ट्री डिवाइडेड है। अब यूरोपियन कंपनी के अंदर कौन सी कंपनी आती है, सबसे पहले आती है पुर्तगीज, डच, डेंस और फ्रांस। ये तीन कंपनी इंपोर्टेंट है, इसको याद करने का तरीका है पीडीएफ। पुर्तगीज, डच, अब डी का स्क्वायर है तो डच और डेंस दोनों पढ़ेंगे, तीसरी है फ्रांस, ठीक है। और इनके सामने जो स्ट्रॉन्ग कंपनी खड़ी होती है दैट इज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो टोटल दोस्तों ये 5 कंपनी है जो इंडिया के अंदर स्टार्ट करती है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों पुर्तगीज, और पुर्तगीज जब इंडिया के अंदर आती है, यानी कि पुर्तगीज की जो है इंडिया के अंदर दैट इज ऑन 1498, 1498। 1498 में जब पुर्तगीज भारत के अंदर आती है तो ये भारत के अंदर वास्को ड गामा के द्वारा जगह जगह पे अपने फैक्ट्री का यहाँ पे दोस्तों मतलब कोई ऐसी कंपनी या कोई ऐसा टेक्निकल ग्रुप नहीं था। फैक्ट्री का मतलब था रॉ मटेरियल इकट्ठा करना और एक वेयर हाउस को डेवलप करना। तो यहाँ पे इन लोगों ने वेयर हाउस डेवलप करे फैक्ट्री के नाम पे। तो ये सारी की सारी चीजें इनके अंदर चल रही थी। तो ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया कि जब ब्रिटिश कंपनी इंडिया के अंदर आती है, ये कंपनी का फॉर्मेशन होता है 1600 सन में, सन 1600 ईस्वी में। और ब्रिटिश कंपनी एक जॉइंट वेंचर था गवर्नमेंट का और शेयर होल्डर्स का। इसके बारे में जब हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं तब ज्यादा अच्छा समझ में आता है। अभी मैं आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। तो ब्रिटिश कंपनी के आने के बाद ब्रिटिश कंपनी सबसे पहले इन्हीं कंपनीज को इंडिया में कमजोर करती है और अपनी मोनोपोली, अपना एकाधिकार इंडिया के अंदर स्ट्रॉन्ग कर लेती है। और स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो सभी को अपने अपने तरीके से, किसी को किसी तरीके से, किसी को किसी तरीके से इंडिया से भगाने में या उनको कमजोर करने में कामयाब हो जाती है। इसी के चलते इसका जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था फ्रांस कंपनी। तो फ्रांस कंपनी के साथ इन लोगों ने 3 कर्नाटक के बैटल भी लड़े। कर्नाटक के 3 बैटल लड़ते हैं, जिसके बाद ब्रिटिश कंपनी की मोनोपोली इंडिया के अंदर स्ट्रांगली आ जाती है। ब्रिटिश कंपनी का सबसे पहला काम यही है कि सभी यूरोपियन कंपनी को यहां से भगाया जाए। और जब एक बार ये यूरोपियन कंपनी को जहां पे जीत हासिल कर लेते हैं, उसके बाद इंडिया के अंदर ये स्टार्ट करते हैं इंडियन रूलर्स को कंट्रोल में लेना। अब इंडियन रूलर्स को कंट्रोल में लेने के लिए सबसे तरीके से काम करते हैं, जैसे कि समझिए इस चीज को। सबसे पहले इन्होंने कर्नाटक यानी कि इस एरिया को सबसे पहले अपने कंट्रोल में लिया है। और जो भी कंपनी इंडिया के अंदर आएगी उसका सबसे पहला टारगेट क्या रहेगा? पहला टारगेट उनका ये रहेगा कि वो पहले ये कोस्टल लाइन जो है इसको कैप्चर करें, उस एरिया को कैप्चर करें जो कोस्टल लाइन के साथ लग रहा है, राइट। तो इन्होंने इंडिया से बाकी सब यूरोपियन कंपनी को भगाया। सबसे स्ट्रांग जो थी वो फ्रांस थी। फ्रांस के साथ 3 बैटल हुए। 3 बैटल के बाद उसने फ्रांस को भी इंडिया से कमजोर कर दिया और फ्रांस को 1-2 जगह पर सिर्फ लिमिटेड कर दिया। अब उनका अगला टारगेट है इंडियन रूलर्स को कंट्रोल में लेना। तो सबसे पहले वो कैप्चर करते हैं बंगाल को। कर्नाटक उनके पास आ चुका था। बंगाल को कैप्चर करने के लिए वो 2 बैटल लड़ते हैं, प्लासी और बक्सर, राइट। बंगाल को कैप्चर करने के बाद ये वाला एरिया इनके पास आ गया। इसके बाद वो अटैक करते हैं अगला मैसूर पे। तो कर्नाटक के लिए उन्होंने 3 बैटल लड़े, बंगाल के लिए 2 लड़े, मैसूर के लिए उनको 4 लड़ने पड़ते हैं। मैसूर को कंट्रोल करने के बाद वो आ जाते हैं किस तरफ? मराठा सल्तनत की तरफ। और मराठाओं के साथ वो 3 बैटल लड़ते हैं। मराठाओं को अपने कंट्रोल में लेने के बाद वो चले जाते हैं कहां दोस्तों? सिखों की तरफ। यहां पे सिखों के साथ वो 2 बैटल लड़ते हैं। इस तरीके से इंडिया के सारी बाउंड्री लाइन को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। पहले वो कोस्टल लाइन को लेते हैं, उसके बाद वो हमारे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस को ले लेते हैं, राइट। इंडिया को पूरा अपने कंट्रोल में करने के बाद इंडिया के अंदर उनकी डिफरेंट जो पॉलिसीज हैं, चाहे वो रैयतवाड़ी सिस्टम हो, महालवाड़ी हो, ददानी हो, तिनकटिया हो, ऐसे किसानों को एक्सप्लॉइट करते रहते हैं, उनके ऊपर शोषण करते रहते हैं। और उनके साथ साथ सभी राजाओं के साथ वो सब्सिडरी अलायंस को भी साइन करते हैं। सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, 2-3 पॉलिसी को लेके आते हैं, जिसके द्वारा सभी जो राजा या जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो सभी ब्रिटिश कंपनी के अधीन आ जाते हैं, सभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ जाते हैं इन 2 पॉलिसी के थ्रू। तो इस तरीके से ब्रिटिश कंपनी यूरोपियन कंपनी के ऊपर भी मोनोपोली ले लेती है और भारत में भी सभी राजाओं को, सभी बड़े बड़े रियासतों को अपने कंट्रोल में लेने में कामयाब हो जाती है।
यही सब चल रहा था। यही सब चलते 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 दोस्तों जब हद हो जाती है तो फाइनली 1857 में फर्स्ट इंडिपेंडेंस रिवॉल्ट होता है, जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात की थी। फर्स्ट इंडिपेंडेंस रिवॉल्ट इंडिया के ज्यादातर उत्तर भाग में हुआ था, नॉर्थ इंडिया में हुआ था, साउथ में इतना स्ट्रांगली ये नहीं हुआ था। ये रिवॉल्ट ठीक ठाक कामयाब रहा। इसको अलग अलग पॉइंट से पढ़ा जाता है, इसको कामयाब भी माना गया और इसको बहुत सी किताबों में फेल भी माना गया। तो दोनों के अपने अपने पहलू हैं। यूपीएससी दोनों के ऊपर से क्वेश्चन यहां से जरूर निकालता ही निकालता है, राइट। अब जब इन्होंने ब्रिटिश कंपनी ने सभी तरीके से इंडिया को अपने कंट्रोल में ले लिया, तो अब इंडिया के अंदर यानी कि 1858 बेसिकली 1 नवंबर 1858 इंडिया के अंदर स्टार्ट हो जाता है ब्रिटिश क्राउन एरा। क्या स्टार्ट हो जाता है? ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश सरकार। और जब हम लोग ब्रिटिश सरकार को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें इसके फ्रीडम मूवमेंट, अब दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं फ्रीडम मूवमेंट की तरफ, यानी कि उसी के बी पार्ट की तरफ, फ्रीडम मूवमेंट की तरफ। जब हम लोग दोस्तों फ्रीडम मूवमेंट को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें समझना है रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी। क्रांतिकारियों की जब हम लोग दोस्तों बात करते हैं तो हमें 3 स्टेट इसमें इंपोर्टेंटली हमें पढ़ने हैं। एक तो है महाराष्ट्र, एक है बंगाल और एक है पंजाब। ये 3 वो स्टेट जहां पे सबसे पहले क्रांतियां स्टार्ट हुई। ये 3 स्टेट को पढ़ने के बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, फिर भगत सिंह वाली HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसके बाद हम पढ़ते हैं चिटगांव, और चिटगांव के बाद आजाद हिंद फौज। ये दोस्तों रेवोल्यूशनरी हम लोग इन लोगों की बात करते हैं। सभी क्रांतिकारी मूवमेंट थी इंडिया के अंदर जो चली हैं। इसके साथ साथ पैरेलल यूनिवर्स में दोस्तों हम लोग एक चीज और पढ़ते हैं फ्रीडम मूवमेंट के अंदर ही, वो पढ़ते हैं हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसका गठन दोस्तों 1885 में होता है, और ये लॉर्ड रिपन जो 1880 से 1884 तक भारत के वॉइसरॉय होते हैं, उनकी सहमति, उनके कंसेंट से होता है। उनके जाने के बाद 1885 में बाय A.O. ह्यूम कांग्रेस पार्टी का गठन होता है। तो कांग्रेस पार्टी दोस्तों 1885 से लेके अपनी मूवमेंट इंडिया के अंदर स्टार्ट करती है। पहले तो इनकी मूवमेंट बहुत पीसफुली और तरीके से, सिस्टमेटिकल तरीके से चलती है, लेकिन 1905 से जो मूवमेंट का पैटर्न है वो बदल जाता है। 1905 में ब्रिटिश कंपनी भारत को बंगाल को 2 अलग अलग हिस्सों में बांट देती है, और इसको हम लोग बोलते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। और उसके बाद इंडिया के अंदर ये जो मूवमेंट है, यानी कि जो आजादी की लड़ाई है, वो अपने चरम पर आना स्टार्ट हो जाती है, और इसके चारों तरफ विरोध होते के साथ ही भारत में मूवमेंट्स को हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो 1905 से लेके आप लेके चलिए 1917 तक हम लोग डिफरेंट इनके अधिवेशन और इनके मूवमेंट्स के बारे में जानकारी करेंगे। और 1917 से लेके 1947 तक ये हम लोग बात करेंगे गांधी जी की, हम लोग बात करेंगे गांधी एरा की। और गांधी एरा की बात करने के बाद दोस्तों फाइनली 15 अगस्त 1947 को हम लोग बात करते हैं इंडिपेंडेंस कंट्री की। तो दोस्तों ये एक आपका इंट्रोडक्शन है हिस्ट्री का। इस तरीके से हमें एंशिएंट में क्या पढ़ना है मैंने आपको वो समझाया, मिडिवल में क्या चीजें हमने वो बात करी, और मॉडर्न में क्या क्या चीजें हमने ये भी बात करी। अब दोस्तों जब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं हमारी मिडिवल हिस्ट्री से। मिडिवल हिस्ट्री में क्या क्या है? मिडिवल हिस्ट्री की दोस्तों जब हम लोगों ने बात करी तो वो 712 से 712 से 1707 या 1857 तक की हम लोग इसमें बात करते हैं। तो ये जो एंशिएंट से मिडिवल में कन्वर्जन आया, जो ये हमारी हिस्ट्री प्राचीन से मध्यकालीन की तरफ आई, तो इसमें वो इंपॉर्टेंट इवेंट की मैं आपसे बात करता हूं, वो इंपॉर्टेंट ईयर क्या था। तो दोस्तों इस इंपॉर्टेंट ईयर को समझने से पहले हम लोग यहां पे समझेंगे 632, क्योंकि मैंने बात करी थी दोस्तों अरब इन्वेंशन की। अरब इन्वेंशन की बात कर रहे हैं, अरब आक्रमणकारियों की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि अरब से जो आएंगे वो सारे के सारे मुस्लिम आक्रमण होंगे, और मुस्लिम कम्युनिटी को समझने के लिए या मुस्लिम आक्रमणकारियों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। वो बैकग्राउंड को समझिए किस तरीके से 712 तक मुस्लिम जो है वो इंडिया की तरफ देखना स्टार्ट करते हैं अटैक करने के लिए। इस चीज को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो 632 के अंदर दोस्तों क्या होता है, प्रॉफेट मोहम्मद की डेथ हो जाती है, और इनकी डेथ के बाद मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक ये डर मान लें या एक ये बातें स्टार्ट हो जाती हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद के बाद वो कौन अगले बंदे होंगे जो धार्मिक तौर पर या राजनीतिक तौर पर, रिलीजियसली और पॉलिटिकली हम लोगों को गाइड करेंगे। ऑल्दो अरब के
अलग अलग सत्ता चला रहे हैं, लेकिन धर्म पे नाम पे ये सारे प्रॉफिट मोहम्मद के गुलाम थे, प्रॉफिट मोहम्मद की बातों को फॉलो किया करते थे। और जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो गई तो इन लोगों ने एक पोजीशन स्टार्ट करी 632 में, जिसको बोलते हैं खलीफ मूवमेंट। खलीफा क्या बोलते हैं इसको हम लोग? खलीफा। खलीफा पद इन्होंने एक इंडिया के अंदर स्टार्ट किया। अब जब ये पद स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले इसी पद में एक कंट्रोवर्सी निकल के आ गई कि खलीफा के लिए 4 दावेदार थे। नंबर 1 अबू बकर, नंबर 2 उमर, नंबर 3 उस्मान और नंबर 4 अली। ये 4 दावेदार दोस्तों सबसे पहले खलीफा पद के लिए आ गए कि इनमें से पहला खलीफा कौन बनेगा। अब जितने भी अरब के देश थे इसमें से मैक्सिमम जो कंट्री थे वो अबू बकर को सपोर्ट करना चाह रहे थे, क्योंकि अबू बकर जो थे ये बहुत ज्यादा क्लोज थे प्रॉफिट मोहम्मद के और बहुत ज्यादा इसको इस्लाम की भी ज्ञान था, इस्लाम की भी नॉलेज थी। हर एक कोई चाहता है कि वो पहला खलीफा बने, लेकिन अबू बकर यहाँ पे स्ट्रांग हो जाते हैं क्योंकि उनके पास सभी कंट्री का, ऑलमोस्ट सभी कंट्री का यहाँ पे समर्थन मिलना स्टार्ट हो गया। और जब इनको समर्थन बाकी देशों का मिला तो उमर की तरफ से भी इनको समर्थन मिल गया। उमर ने भी इन्हीं को सपोर्ट कर दिया कि हाँ जी आप बन सकते हैं। उमर के बाद उस्मान का भी समर्थन मिल गया, तो यानी कि एक ग्रुप बन गया जिसको अबू बकर लीड कर रहे थे, जिसमें उमर और उस्मान था। इसका नाम रखते हैं हम ग्रुप ए। लेकिन किसी भी सूरत में अली मानने को तैयार नहीं है। अली इस चीज को एग्री नहीं करता, वो कहता है नहीं मैं ही पहला खलीफा बनूंगा। इसके पीछे कारण क्या था कि जो अली है दोस्तों, अली सन इन लॉ है प्रॉफिट मोहम्मद का। ये कौन है? ये सन इन लॉ, ये दामाद है प्रॉफिट मोहम्मद के। और यूपीएससी ने यहां से क्वेश्चन पूछा है अली की वाइफ का नाम क्या है? अली की वाइफ का नाम था दोस्तों फातिमा। तो फातिमा और अली ये बन जाता है ग्रुप बी। ये दोनों ग्रुप के बीच में एक वैचारिक मतभेद, एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, क्योंकि नया ही धर्म था, कोई बहुत पुराना धर्म तो है नहीं, इसकी वजह से जो मुस्लिम कम्युनिटी थी ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। एक को कहते हैं शिया और एक को कहते हैं सुन्नी। तो जो शिया ग्रुप था ये सपोर्ट करता है इसको, अली और फातिमा को, और जो सुन्नी ग्रुप है सपोर्ट करता है अबू बकर और उनकी टीम को। एनी हाउ, किसी भी तरीके से अबू बकर इस्लाम के हिसाब से पहले खलीफा बनते हैं, दूसरे बनते हैं उमर, तीसरे हैं उस्मान और चौथे हैं अली। ये एक सीरीज है, यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछ लेती है कि 4 खलीफा पहले हैं, इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। इस तरीके से क्वेश्चंस किसी भी तरह यूपीएससी कहीं से भी निकाल सकती है, ये यूपीएससी का पैटर्न है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ द फर्स्ट खलीफा वाज अबू बकर, सेकंड वाज उमर, थर्ड वाज उस्मान एंड द लास्ट फोर्थ वन वाज अली। अकॉर्डिंग टू द शिया ग्रुप द फर्स्ट खलीफा वाज अली। ये जो शिया ग्रुप है ये पहले 3 को कभी भी खलीफा आज तक उन्होंने कंसीडर नहीं किया। इनका जो खलीफा था वो कौन है? अली। अकॉर्डिंग टू द सुन्नी खलीफा इज अबू बकर। अकॉर्डिंग टू द इस्लाम फर्स्ट खलीफा इज अबू बकर। अकॉर्डिंग टू द शिया फर्स्ट खलीफा इज अली। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको ये इनका शिया, सुन्नी और खलीफा का जो पोजीशन है ये समझ में आ गई होगी, किस तरीके से इसको इंडिया में किस तरीके से इसको दुनिया में स्टार्ट किया गया। अब क्वेश्चन वही है कि ये सारी की सारी हिस्ट्री का इंडिया से क्या लेना देना है, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप समझिए कि 711 जब आता है तो 711 में खलीफा का नाम होता है दोस्तों वाजिद अली। वाजिद अली उस टाइम के खलीफा होते हैं, और जब वाजिद अली खलीफा बनते हैं तो इनको श्रीलंका के रूलर एक गिफ्ट भेजना चाहते हैं। इनको खलीफा बनने की खुशी में इनको कुछ गिफ्ट भेजना चाहते हैं, और ये जो खलीफा हैं ये कहां बैठे हैं? ईरान की तरफ बैठे होंगे। अब इस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी कोई डेवलप नहीं थी कि यहां से डायरेक्टली किसी भी रूट को आप फॉलो करके, शिप रूट को फॉलो करके आप ईरान को अप्रोच कर सकें। इतनी बड़ी कोई अभी तक डेवलप है नहीं कि आप बड़े बड़े शिप रूट बना सकें। तो यहाँ पे होता क्या है, इनको सपोर्ट लेना पड़ता है। ये इंडिया के रास्ते से ही लैंड रूट को कवर करते हुए ईरान तक पहुंचने का एक रास्ता था। छोटे छोटे रास्ते को कवर करते हुए आप ईरान तक जा सकते थे। इन्होंने गिफ्ट भेजा, और ये वाला जो दोस्तों एरिया था इसको हम लोग बोलते हैं सिंध। सिंध के राजा थे दाहिर, और यहां पे जो इनका पोर्ट था, जो इनके कब्जे में था, जो इनका क्षेत्र था, उसका नाम था देवल पोर्ट। और होता क्या दोस्तों कि देवल पोर्ट पे इस गिफ्ट को चुरा लिया जाता है। अब क्योंकि ये गिफ्ट जो था ये वाजिद अली के लिए नहीं था, ये गिफ्ट किसके लिए था? ये गिफ्ट था मुस्लिमों के खलीफा के लिए। तो ये इनका एक धार्मिक मुद्दा बन गया, इनका एक रिलीजियस कंसेप्ट बन गया कि इनके खलीफा का गिफ्ट इंडिया के अंदर। और इंडिया क्या है? एक हिंदुओं का देश है जहां पे मुसलमानों का कोई भी कैसा भी अभी तक कंसेप्ट नहीं है। 711 तक कोई भी मुस्लिम कंसेप्ट इंडिया के अंदर कैसा भी नहीं है। इनके लिए ये बहुत बड़ा इशू बन जाता है, और इशू बनने के बाद ये क्या करते हैं, ये दाहिर को नॉट खलीफा, दाहिर को जितने भी अरब नेशन है सारे के सारे दाहिर को थ्रेटनिंग स्टार्ट करते हैं, धमकियां स्टार्ट करते हैं
कि या तो आप उस बंदे को अरेस्ट करके हमें दे दो या आप उसको सजा दे दो जिसने हमारे खलीफा की पोजीशन के साथ ये एक काइंड ऑफ मजाक किया है। ताहिर अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे, उनको इनकी धमकियों से कोई भी और कैसा भी फर्क पड़ता ही नहीं था। ताहिर युद्ध के लिए हमेशा रेडी थे। इस चीज पर चर्चा करने के लिए सभी कंट्री जो अरब में रहते थे, इन लोगों ने फैसला लिया कि जो ईरान के शासक थे उनका नाम है मंसूर हजाज। तो मंसूर हजाज की अध्यक्षता में या उनके लीडरशिप में यह एक डिसीजन लिया गया कि इंडिया के ऊपर अटैक किया जाएगा। और मंसूर हजाज का जो सेनापति या जो वजीर था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम वही व्यक्ति दोस्तों जो हमने लूट वाले हिस्से में सबसे पहले रखा था। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये वाला हिस्सा हमारा शायद याद होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने इस क्लास को स्टार्ट किया था मोहम्मद बिन कासिम 712 से। तो मोहम्मद बिन कासिम को यहां पे रेडी किया जाता है इंडिया की तरफ आगे बढ़ने के लिए। मोहम्मद बिन कासिम 712 में भारत की तरफ आगे बढ़ता है और इंडिया पर अटैक करने का उसका प्रोविजन स्टार्ट होता है। अब जब ये इंडिया पर अटैक करने का प्रोसेस करता है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम जो है ही वाज रिप्रेजेंटिंग द होल अरब। इसलिए भारत पर पहला अरब आक्रमण यदि कोई आपसे पूछेगा तो द आंसर विल बी मोहम्मद बिन कासिम। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये वाली बात समझ में आ रही होगी। और अगर वो कॉज पूछेगा, कारण पूछेगा, तो उसके पीछे क्या कारण देंगे आप? रिलीजियस। और हमने इसको रखा हुआ था दोस्तों लूट के अंदर। लूट के अंदर हमने क्यों लिखा है? क्योंकि रिलीजियसली उसने मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर के ऊपर अटैक किया और धोखे से उसके शिल्पकारों को, उसके सलाहकारों को, दाहिर के मंत्रियों को ब्राइब करके, थ्रेट करके किसी न किसी तरीके से अपनी तरफ शामिल किया। शामिल करने के बाद धोखे से उसने दाहिर की हत्या कर दी। और जब उसने दाहिर की हत्या करी उसके बाद उन्होंने देश के जो सिंध प्रांत के जो मंदिर थे उनमें लूटपाट करी। अब लूटपाट करी है गोल्ड यहाँ पे, क्योंकि मंदिरों के अंदर जो मूर्तियां थी वो गोल्ड की हुआ करती थी। तो जब इनको लूटपाट में इन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व किया, इसीलिए हम लोग मोहम्मद बिन कासिम को लूट में शामिल करते हैं। पहला व्यक्ति जो भारत को लूटने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया में आया। इसी प्रकार से दोस्तों बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे जब बढ़ेंगे तो इसमें एक चीज देखेंगे कि अरब नेशंस के अंदर, जैसे मैंने आपको बोला बहुत सारे कंट्री हैं, उन्हीं में से एक कंट्री था जिसका नाम था टर्की। टर्की के अंदर कुछ डिस्प्यूट होगा। अभी तो क्या था, मोहम्मद बिन कासिम पूरे अरब को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो वो अरब आक्रमण हो गया। इसी प्रकार से टर्की में कोई एक फैमिली में कुछ 2-3 फैमिली में आपसी डिस्प्यूट होता है, जिसकी वजह से एक फैमिली अरब छोड़ के कहां पहुंच जाती है? अफगानिस्तान पहुंच जाती है। उस फैमिली का नाम था गजनवी फैमिली। ये मैं आपको एक शॉर्ट में सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ये गजनवी फैमिली यहां पहुंच जाती है। यहां पहुंचने के बाद ये कहां जाते हैं? ये इंडिया की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो रास्ता खुल चुका है इंडिया में अटैक करने का। वो सिस्टम समझ में आ गया है कि इंडिया में कैसे एंट्री लेनी है, कैसे इंडिया पे अटैक करना है। इस सिस्टम को फॉलो करते हुए ये फैमिली जो है बेसिकली इंडिया के ऊपर इन्वेंशन यानी अटैक स्टार्ट करती है। तो यहां से स्टार्ट हो जाता है इंडिया के ऊपर टर्की अटैक। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि पहला अरब अटैक कैसे हो रहा है, पहला टर्की अटैक कैसे हो रहा है। तो इंडिया के ऊपर जो टोटल अटैक है दोस्तों वो 3 कंट्री से होते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अरब, टर्की, मंगोल। इस तरीके से दोस्तों हम लोग मिडिवल हिस्ट्री को या मॉडर्न हिस्ट्री को इन्हीं कहानियों के तरीके से, एंशिएंट हिस्ट्री को, वर्ल्ड हिस्ट्री को इन्हीं स्टोरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कवर करते हैं। उम्मीद करें दोस्तों आपको ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो, एक इंट्रोडक्शन क्लास आपको समझ में आई होगी। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए दोस्तों जो भी आपके डाउट्स हैं, पिछले क्या क्या एमसीक्यू हैं और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस और बन सकते हैं, इन सभी के ऊपर हम लोग दोस्तों साथ साथ चर्चा भी करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये सारे के सारा जो कंसेप्ट है क्लास का अच्छा लगा होगा। ऐसे तमाम चीज़ों के लिए दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।